दादी ने जैसे ही कहा, क्यों बेद, हम सही कह रहे हैं ना। बेद तो निशब्द था, उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे। आखिर वो कहता भी तो क्या, कि उसे आसी की शादी से खुशी है, या कि उसे आसी की शादी की बात सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। और आखिर वो कैसे कहता ये बात, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है एकदम से। आसी की शादी अचानक से। वह तो उससे माफ़ी मांगना चाहता था, माफ़ी मांग नहीं पाया, और अचानक से उसे खुद हार्ट अटैक देने वाली न्यूज़ मिल रही है। और तो अब उसकी पूरा परिवार आसी की शादी में जाना चाहता है। दादी माँ पलक से कहती हैं, वैसे पलक बेटा, आसी बेटा की शादी है कहाँ। दादी माँ की बात सुनकर पलक कहती है, पुणे में दादी माँ। एक्चुअली वहाँ मेरी एक दोस्त माया, आपने नाम सुना होगा आसी के मुँह से, उसकी भी शादी है, तो वह वहीं गई हुई है माया के साथ। और वहीं माया के ससुराल की तरफ से रिलेटिव्स आते रहते थे, और शायद उनमें से ही किसी रिलेटिव को हमारी आसी बहुत भा गई। बस फिर क्या था, उन लोगों ने कहा कि उन लोगों को चट मंगनी पर शादी करनी है। आसी से भी पूछा गया, तो आसी ने भी कहा कि उसे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब उसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो सबके लिए ये तो खुशी की बात हुई ना। आप जानती हैं दादी माँ, मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ। कितनी खुशी की बात है ना दादी माँ, कि मेरी दोनों दोस्त एक मंडप में एक साथ दुल्हन बनकर बैठेंगी, और एक ही साथ विदा भी होंगी। आई एम सो एक्साइटेड, बट थोड़ी इमोशनल भी हूँ, कि मेरी दोनों दोस्त मुझे एक साथ छोड़कर चली जाएंगी, और मैं अकेली रह जाऊंगी। बट कोई नहीं। पलक की बात सुनकर शालिनी जी कहती हैं, ये तो दुनिया का रिवाज है बेटा। अगर घर में बेटियां हैं तो उन्हें एक ना एक दिन घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। वैसे हमें भी खुशी हुई आसी की शादी की बात सुनकर। और आशी से कहना कि हम सब लोग उसकी शादी में पुणे जरूर आएंगे। जहाँ सब लोग खुशी खुशी आशी की शादी की बात कर रहे थे, वहीं कोई था जिसके दिल में इस शादी की बात सुनकर अब बेचैनी हो रही थी। बेद अब और देर वहां बैठकर आशी की शादी की बात नहीं सुन पाता है, और अपनी जगह से उठकर एक्सक्यूज मी कहकर वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। वही बेद को इस तरह से जाता देख सब लोग उसे एक नज़र सब देखते हैं, और उसके बाद पलक कहती है, मैं भी जाती हूँ, शादी की बहुत सी तैयारी करनी है मुझे। पलक की बात सुनकर शालिनी जी कहती हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं, शादी है तो तैयारियां भी होंगी। अगर तुमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम देव से कहना, देव तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा। क्यों, है ना देव। शालिनी जी देव की ओर देखकर उससे पूछती हैं। देव अपनी माँ की सुनकर कहता है, जी मम। मम की बात सर आंखों पर, और ये कह वो पलक की ओर देखकर एक डेविल मुस्कान मुस्कुरा देता है, जो देखकर पलक की नज़रें शर्म से झुक जाती हैं, क्योंकि वह देव की डेविलिश मुस्कान के पीछे का राज बहुत अच्छे से जानती थी। क्योंकि इस बीच में वह देव को बहुत अच्छे से समझने लग गई थी, देव के हर इशारों से अच्छे से वाकिफ जो हो गई थी। और पलक और देव के बीच जो केमिस्ट्री चल रही थी, इस बात को दादी माँ ने अच्छे से नोटिस किया था, कि उनके छोटे पोते देव और पलक के बीच कुछ तो समथिंग समथिंग हो रहा है। आखिर दादी माँ भी तो तजुर्बा लेकर बैठी थी, ऐसे थोड़ी ना अपने बाल सफ़ेद किए थे उन्होंने। इधर वेद अपने कमरे में आकर गेट बंद करके बेड पर आकर बैठकर खुद से कहता है, आसी की शादी हो रही है, आसी शादी कर रही है। किसी और से वो ऐसा कैसे कर सकती है, किसी और से शादी कैसे कर सकती है, वो उसकी शादी तो मुझसे। वेद इतना बोलते बोलते अचानक से रुक जाता है, और उसे कुछ याद आता है। वह याद आते ही वह कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को आपस में कसकर बंद कर लेता है, जैसे उसे कुछ याद आ गया। फिर वह खुद से कहता है, क्यों, क्यों नहीं कर सकती है वो शादी। सही तो कहा सबने नीचे, मेरा और उसका अब कोई रिश्ता नहीं है, मेरा कोई हक नहीं। मैं खुद ही तो उसे इस रिश्ते से आज़ाद किया था, और जब हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं है, तो फिर वह किसी से भी शादी करे, क्या फ़र्क पड़ता है। उसे भी तो अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने का हक है। आखिर कब तक उसकी ज़िंदगी को मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। 6 महीने मैंने उसे अपने हिसाब से चलाया, अब वो जैसे चाहे जी सकती है। अगर वो इस शादी से खुश है तो अच्छा है, अगर शादी करके उसको खुशी मिल रही है, तो मैं दिल से चाहता हूँ कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी खुश रहे। उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आए जो उसे दिल से प्यार करे, मेरी तरह मतलब ही ना हो। वेद ये सब कह तो रहा था, लेकिन यह बात वही जानता था कि वह कितने भारी मन से ये सब बात कह रहा था। आसी की शादी की बात सुनकर ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे आसी से बहुत दूर कर रहा है, और अब वह कभी उससे मिल नहीं पाएगा।
उसे अपने सीने में दर्द महसूस हो रहा था और अब वो राज के दिए प्रॉपर्टी के आसी के हिस्से वाले पेपर अपने कबोर्ड से निकाल कर कहता है, अब तुम्हारी शादी वाले दिन ही मैं तुमसे माफ़ी भी मांगूंगा और ये देकर अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। तुम खुश रहना हमेशा हमेशा। आज पूरा बंसल परिवार बेंगलुरु से पुणे के लिए निकल रहा था। फ्लाइट की वजह से वह लोग कुछ ही घंटे में पुणे का सफ़र तय करके पुणे पहुंच चुके थे। पलक के बताए एड्रेस पर वह लोग एयरपोर्ट से सीधा इस एड्रेस पर पहुंचे। उस घर में बहुत मेहमान आए हुए थे। हर जगह शादी की खूबसूरत डेकोरेशन। शादी की डेकोरेशन से सब पता चल रहा था कि इसी घर की बेटी की शादी है। पलक को पहले ही पता था कि बंसल परिवार आने वाला है, पर उसने इस बात की खबर आशी को नहीं दी थी, क्योंकि वह उसे सरप्राइज देना चाहती थी। वह जानती थी कि वो जब सब लोगों को अपने सामने देखेगी तो उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं होगी और उससे भी ज़्यादा सब लोगों को देखकर खुशी होगी। पलक ने आशी को बेशक बंसल परिवार के यहाँ आने के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, पर माया के घर वालों को और माया को उसने इस बारे में बता दिया था। आखिर घर उनका था तो उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत थी। उन लोगों को भी कोई एतराज़ नहीं था। वह लोग भी बंसल परिवार से मिलने के लिए एक्साइटेड थे। आखिर बंसल परिवार खुद में इतना अमीर और जाना माना परिवार था, और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी हस्ती और इतने बड़े बड़े लोग उनके जैसे मिडिल क्लास लोगों की बेटी की शादी में आए हैं, यह कोई कम बड़ी बात थोड़ी थी उनके लिए। उन सबके स्वागत के लिए तो माया के परिवार वालों ने अलग से हाई क्लास इंतजाम किए थे, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई कमी ना हो। सब लोग बहुत खुश थे और शादी की तैयारियां अपने जोरों शोरों पर थीं। पलक के कहने पर वो लोग शादी से 2 दिन पहले ही पुणे आ गए थे, ताकि शादी से पहले होने वाले रिचुअल को अच्छे से देख सकें, एंजॉय कर सकें, यानी कि मेहंदी, हल्दी, संगीत, सब रिचुअल्स। माया के घर के बाहर एक आलीशान गाड़ी आकर रुकती है और घर के बाहर इतनी आलीशान गाड़ी देखकर माया के घर आए रिश्तेदार आपस में बातें करते हुए कहते हैं, अरे देखो देखो, वह इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी, जरूर कोई पैसे वाला होगा, पर कौन है, किसका रिश्तेदार है। इसी तरह की बहुत सी बातें हो रही थीं। तभी माया के मम्मी पापा कहते हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, और यह कह वो लोग भी अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए घर के बाहर आते हैं और बहुत खुशी के साथ पूरे बंसल परिवार का स्वागत करते हैं। उन लोगों को देखकर और इतनी अच्छी तरह का अरेंजमेंट देखकर बंसल परिवार भी बहुत खुश था। सब लोग माया के मम्मी पापा के साथ घर के अंदर आते हैं। अंदर आते ही देव की नजरें अंदर सभी मेहमानों को जूस सर्व करती पलक पर पड़ती है। पलक ने आज हल्के येलो कलर का लहंगा पहना था, जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि आज माया की हल्दी थी। वह लोग भी सही रस्म के वक़्त पर पहुंचे थे। देव तो पलक को देखता ही रह जाता है। वो हल्के येलो कलर का लहंगा पलक पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। इस टाइम उसके बाल खुले थे, जिसे देखकर देव का दिल धक धक कर रहा था, मानो अभी निकल कर बाहर आ जाएगा। और उस पर से पलक की हमेशा वाली वह प्यारी सी मुस्कान, जिससे वह अपने सीने पर हाथ रख लेता है। इस मुस्कान पर मैं और मेरा यह छोटू सा दिल मर जावा कुड़िए। देव की हरकत जो दादी माँ देख रही थी, वे देव से कहती हैं, देव बिहेव, यहाँ बहुत लोग हैं, ऐसा ना हो तुम्हारे इतने सब हरकतों पर हमारे सभी की करे कराए पर पानी फिर जाए। तो अभी के लिए शांत रहो, तुम्हारा टाइम भी आएगा। अपनी दादी माँ की बात सुनकर देव बिल्कुल अच्छा बच्चा बन जाता है, और वहीं देव की हॉटनेस और स्मार्टनेस देखकर तो वहाँ आई लड़कियां तो मानो उसे अपनी आंखों से ही निगल लेंगी। कुछ ऐसी सिचुएशन थी, पर देव को जिसकी नज़रों का इंतजार था, मजाल वो एक नज़र उसे देखती भी। बेद अभी भी बाहर था और वह अपने कार की डिक्की से जितने भी गिफ्ट लेकर आया था माया और उसकी फैमिली के लिए, वह उनको देने के लिए निकाल रहा था। और तभी वेद को अपने कानों में चूड़ियों का शोर और किसी की खुलकर खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। हालांकि इतनी भीड़ में यह शोर वेद कुछ अलग और अजीब लगा था, पर फिर भी वेद का ध्यान न चाहते हुए भी उस शोर की ओर गया, और उसने जैसे ही अपनी नज़रों को उठाकर सामने की ओर देखा, उसकी आंखें तो मानो हैरानी से बड़ी हो गई। उसे अपनी आंखों पर सामने का नज़ारा देखकर भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने इस वक्त वो लड़की थी जिसे देखने के लिए उसकी आंखें न जाने कब से बेचैन थीं, परेशान थीं, और आज वह लड़की फाइनली उसकी नज़रों के सामने थी। ये लड़की कोई और नहीं, आसी थी। आसी इस वक्त छोटे बच्चों के साथ बच्ची बनकर खेल रही थी। उसने वाइट और येलो कलर का फ्लोरल प्रिंट लहंगा पहना था। एक साइड के शोल्डर पर लहंगे का दुपट्टा कैरी किया था। इस वक्त उसके लहंगे के ब्लाउज
और लहंगे के बीच उसका थोड़ा सा पेट के पास जो कट था, उस वजह से उसका हल्का पेट नजर आ रहा था। और बच्चों के साथ जो कूद कर खेल रही थी, उसके ऐसे कूदने से उसके खुले बाल बार बार ऊपर नीचे होते और कानों में पहने बड़े बड़े झुमके बार बार उसके गालों तक की दूरी तय करते। आसी के होंठ पर इस वक्त बच्चों की तरह प्यारी और निश्चल सी मुस्कान थी। आंखों में गहरा काजल लगाए, माथे पर एक छोटी सी बिंदिया और होठों पर हमेशा की तरह कोई लिपस्टिक नहीं, सिर्फ हमेशा की तरह लिप बाम और हाथों में भरी भरी येलो कलर की चूड़ियां। उसकी इन्हीं चूड़ियों के शोर ने ही तो बेद का ध्यान उसकी ओर किया था। बेद तो आसी को इस लुक में देखकर अपनी नजर तक झपकाना भूल गया था। आज उसने पहली बार आसी को इस लुक में देखा था और देखते ही अपने दिल पर अपना एक हाथ रखकर कहता है, शांत हो जा नादान, अब शोर ना कर, अब तो शांत हो जा। कितने दिन से जिसके एक झलक के लिए परेशान था और मुझे भी परेशान कर रखा था, उस बेचैनी को कम करने का समय आ गया है। अब उसकी झलक को अपनी आंखों में कैद करना है, क्योंकि बहुत जल्द से झलक किसी और की अमानत बनने वाली है। फिर तेरा उसे देखना तेरे लिए और उसके दोनों के लिए गलत होगा। ये कह बेद आसी की वो छवि अपनी आंखों के जरिए दिल में कैद करने लगता है। बेद आसी की ओर देख अपने होश खो बैठता है और अपने कदमों को उसकी ओर बढ़ाता है, पर वो आसी की ओर बढ़ पाता उससे पहले ही एक लड़का वहां आता है और आसी की कलाई पकड़ उसे अपनी ओर कुछ करके कहता है। आसी जो इस अचानक से हुई हरकत से हैरान थी, वो उस लड़के का चेहरा देख मुस्कुरा देती है और जो उसके चेहरे पर कुछ सेकंड पहले तक हैरानी थी, वहाँ एक प्यारी सी मुस्कान थी। बेद जो आसी के करीब जा रहा था और उस तक पहुंचता उससे पहले ही उसके बढ़ते कदम रुक गए। जो उसके सामने था, उस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आसी किसी और के साथ इतना मुस्कुराकर बात भी कर सकती है। और हद तो तब हो गई जब वो लड़का आसी को सब बच्चों से थोड़ा साइड ले जाकर उससे कुछ बात करता है और आसी उसकी बात सुनकर अजीबोगरीब फेस एक्सप्रेशन दे रही थी, तो कभी हंस देती। आसी उस लड़के के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से बात कर रही थी। बेद जो आसी और उस लड़के से थोड़ा दूर खड़ा था, वो आसी और उस लड़के की बात तो नहीं सुन पा रहा था दूर खड़े होने की वजह से, पर बेद आसी को उस लड़के के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बात करते देख अपने दिल में एक दर्द और जलन दोनों भावों को महसूस कर रहा था। उसे आसी को किसी और के इतना करीब रहने से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, और यहाँ तो आसी उस लड़के के साथ हंसकर बात कर रही थी। और हद तो तब हो गई जब उस लड़के ने आखिर में आसी के गले लग गया। और उस लड़के की इस हरकत पर जहाँ बेद की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, वहीं थोड़ा गुस्सा भी आया कि आसी और उसके रिश्ते को टूटे अभी मुश्किल से 1 महीना ही हुआ था और आसी इतनी जल्दी किसी और के साथ इतना कंफर्टेबल हो गई कि शादी भी कर रही है। आसी को उस लड़के के साथ इतना खुश देखकर बेद को अपने दिल में कैसा महसूस हो रहा था, उसके पास शब्द नहीं थे ये बात बयां करने के लिए। हाँ, वो चाहता था कि आसी खुश रहे, फिर उसकी खुशी किसी के भी साथ हो, पर आज आसी को किसी और के साथ इतना करीब देखकर उसे खुशी जैसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि बुरा लग रहा था। बेद से अब और नहीं देखा जाता और वो वहां से घर के अंदर जाने के लिए पलट जाता है। और इधर आसी उस लड़के के गले लगे देखकर पहले थोड़ी हैरान भी हुई और अनकंफर्टेबल भी महसूस हुआ, पर उस लड़के ने आखिर में शायद आसी से कुछ ऐसा कहा जो सुनकर आसी एक बार फिर हंस दी और अपना सर हाँ में हिलाती है और फिर अपने लहंगे को संभाल घर के अंदर जाने की ओर बढ़ जाती है, क्योंकि आज हल्दी की रस्म थी और आसी एक भी रस्म मिस नहीं करना चाहती थी। वो हर रस्म को खुलकर एंजॉय करना चाहती थी। इधर घर के आंगन में माया की हल्दी की रस्म की सारी तैयारी हो चुकी थी और सारे लोग माया को घेर कर खड़े थे। तभी वह आसी आती है और अपनी खनकदार आवाज के साथ कहती है, मेरे बिना ऐसे कैसे कोई भी रस्म शुरू हो सकती है। आसी की आवाज सुनकर माया की मम्मी कहती हैं, बिल्कुल नहीं हो सकती, सारी तैयारी जिसने की है उसका होना तो बहुत जरूरी है। उनकी बात सुनकर आसी हंसते हुए कहती है, ये हुई ना बात, यू आर टू गुड आंटी जी, आप तो मेरी सब बात समझते हो। आसी ने इतना ही कहा था कि एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में जाती है, अच्छा जी, मतलब ये कहना चाहती हो कि हम लोग तुम्हारी बातों को नहीं समझते। ये जानी पहचानी आवाज सुनकर आसी हैरानी से अपने पीछे पलट कर देखती है, जहाँ उसके पीछे इस वक्त दादी माँ और शालिनी जी खड़ी थी और अपनी नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए आसी की ओर देख रही थी। दादी माँ और शालिनी जी को यहाँ देखने की उम्मीद आसी ने अपने सपने में भी नहीं की थी, और आज इतने दिनों बाद उन लोगों को वहां अपनी आंखों के सामने देखकर आसी की आंखें भी नम हो गईं। आखिर वो उसका परिवार था,
उन्होंने उसे वो प्यार दिया था जिससे वो अनजान थी। आसी अपने तेज कदमों के साथ उन लोगों के पास जाती है और जल्दी से पहले दादी माँ और फिर शालिनी जी के गले लगकर कहती है, आप लोग यहाँ, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों यहाँ मेरे सामने खड़े हो। ये मेरा कोई सपना है जो टूट जाएगा। आसी की बातें सुनकर दादी माँ बहुत प्यार से अपने हाथ आसी के गालों पर रखकर कहती हैं, परेशान मत हो, यह कोई सपना नहीं हकीकत है। हमारी बेटी हमें भूल जाएगी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम भी भूल जाएंगे। देखो हमें तुम्हारी याद आई और हम आ गए। अच्छा अब जल्दी से रस्म शुरू करो, हमारी बातें करने के लिए बहुत वक्त है। दादी माँ की बात सुनकर राशि हाँ में अपना सिर हिलाकर सबको रस्म शुरू करने को कहती है। फिर सब लोग माया को हल्दी लगाते हैं और ये हल्दी की रस्म से कब हल्दी की होली बन गई पता भी नहीं चला, और देखते ही देखते सब लोग एक दूसरे के ऊपर हल्दी फेंकने लगते हैं। दादी माँ और सालनी भी इस हल्दी की होली से अनछुई नहीं रही। वही जो लड़का जो आसी से बाहर मिला था वो आसी के पास आकर कुछ कहता है, जो सुनकर आसी एक हल्दी का कटोरा उठाकर उस लड़की को देती है, जो देखकर वो मुस्कुराकर वहां से चला जाता है और सब लोग खुद में मस्त होकर हल्दी की होली खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद आसी अपने गालों पर से हल्दी हटाते हुए एक ओर जा रही थी। तभी पीछे से वो लड़का आसी को आवाज देकर आसी को हल्दी का कटोरा पकड़ाकर वहां से चला जाता है। और फिर आसी भी और वेद एक तरफ खड़ा होकर आसी को हल्दी लगे देखता है उस लड़के के साथ, और एक बार फिर उसे जलन का एहसास होता है। एक तरफ था जलन का मौसम तो एक तरफ प्यार की बौछार। पलक और देव इस वक्त टेरेस पर थे जहाँ इस वक्त कोई भी नहीं था, और पलक तो देव से बचते हुए यहाँ टेरेस पर आई थी, पर वो बेचारी कहाँ जानती थी कि जिससे बचने के लिए वो यहाँ आई वो पहले से ही उसका वहाँ इंतजार कर रहा था। पलक जैसी टेरेस पर आई उसे अपनी कमर पर किसी के हाथों की छुअन महसूस हुई, और इस छुअन के असर से वो सिर उठी और उसके मुंह से अचानक से निकलता है, देव सर प्लीज। पलक के इन शब्दों को सुनकर देव के होंठों पर एक मुस्कान आ गई और वो अपने हाथों को पलक के पेट पर चलाते हुए कहता है, वेल वेरी नाइस, बिना देखे ही मेरी छुअन को पहचान गई। नॉट बैड बट सॉरी जान, हाथ छोड़ने वाला तो किसी कीमत में नहीं। कहा था ना कि तुमको हल्दी सबसे पहले मैं ही लगाऊंगा, पर तुम पूरी तरह से हल्दी से रंगी हो, बिना मेरे हल्दी लगाए तो पनिशमेंट तो बनती है ना। ये बोलते हुए देव के हाथ एक अलग छुअन के साथ पलक के पेट से कमर तक चल रहे थे, और पलक जिसके साथ पहली बार कुछ ऐसा था वो इस एहसास में सिहरते हुए कहती है, पर मैं कैसे सबको रोकती देव सर, क्या कहती कि कोई और मुझे हल्दी लगाएगा सबसे पहले, और फिर कोई क्या सोचता मेरे बारे में। गलत है ना, पलक अपनी बातों में नाराजगी घोलते हुए कहती है, ताकि उसे नाराज देखकर देव उसे छोड़ दे, पर जो किसी की बातों में इतना जल्दी आ जाए वो देव नहीं। और यहाँ तो पलक थी, वो लड़की जिसने उसकी नींद और सुकून उससे छीन लिया था, यहाँ तक उसके सपने में भी अपना डेरा जमा रखी थी। ऐसी कैसे देव उसे छोड़ देता। देव पलक की बात सुनकर कहता है, बात तो तुम्हारी सही है, पर अब मेरा क्या, मैं कैसे ऐसी जगह रंग लगाऊं जहाँ पहले ही किसी और की हल्दी की छुअन है। मुझे तो तुम्हें अपने रंग में रंगना है मेरी जान। और ये बोलकर वो पलक को अपने आगे करके कहता है, परमिशन है मुझे कि मैं तुमको अपने रंग में रंग दूं, अपने प्यार के रंग में। देव ने ये बात पलक की आंखों में देख कर कही थी, और पलक को देव की बातों के साथ आंखों में भी सच्चाई नजर आ रही थी। उसके लिए बेहिसाब प्यार दिख रहा था, जो देखकर पलक अपनी पलकों को झपकाकर कहती है हक, सिर्फ आपको ही है ये हक। पलक का पहले ये पलकों को झुकाना और फिर अपने शब्दों को कहना कि उस पर सिर्फ उसका हक है, ये सुनकर तो देव को ऐसा लगा जैसे सब कुछ मिल गया, और वो पलक के गालों के दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसे अपने करीब करता है, जो देख पलक के शरीर में सिहरन दौड़ने लगती है कि देव आगे क्या करेगा। और देव की हरकत वो समझ वो अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है, और वहीं पलक की इस हरकत पर देव खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। फिर कुछ ऐसा हुआ जो महसूस कर पलक की आंखें एकदम से खुल गईं, क्योंकि देव ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जैसा कुछ पलक ने सोचा था, बल्कि वो तो उसके सिर पर अपने होठों की छाप देकर बस ये महसूस कराना चाहता था कि वो अब बस उसकी है, सिर्फ और सिर्फ उसकी। पलक को हैरान देखकर देव कहता है, प्यार करता हूँ इसका मतलब यह नहीं कि बिना तुम्हारी इजाज़त या मर्जी के तुम्हारे करीब आऊँ। जानता हूँ अगर होठों पर भी किस करता तो तुम मुझे नहीं रोकती, पर शायद उसमें तुम्हारी मर्जी नहीं होती,
और मेरा प्यार तुम्हारे होठों या शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि मैंने सुना है कि फोरहेड किस एक प्रोटेक्टिव किस होती है, जिससे एक पार्टनर अपने प्यार को यह एहसास दिलाता है कि वो है उसके साथ और उसके पास हर हाल में। और रही मेरे नाम की हल्दी की बात, तो वो मैं पहले ही लगा चुका हूँ तुम्हें। अब जल्दी से जाओ और नहा लो। रात मेहंदी और संगीत दोनों एक साथ हैं और मैं हरगिज नहीं चाहता कि मेरी जान की रौनक में थोड़ी सी भी कमी आए। देव अपनी बात कहकर देव वहां से जाने लगता है और वो कुछ कदम ही आगे बढ़ा था जाने के लिए कि फिर पीछे पलटकर कहता है, और हाँ, जो तुम सोच रही थी ना, वो भी जरूर होगा हम दोनों के बीच, बट एक खूबसूरत याद और एहसास के बीच। ये खूबसूरत एहसास मैंने हमारी फर्स्ट नाइट के लिए मैंने बचा के रखा है, जिस दिन हम दोनों के होंठ जरूर मिलेंगे। और फिर होंठ के साथ इतना बोल दे चुप हो जाता है और इससे आगे कुछ नहीं कहता और अपनी बात अधूरी बीच में छोड़कर अपनी आइज ब्लिंक करके वहां से चला जाता है। वहीं पलक तो देव की बातों से हैरान थी कि वो क्या कहना चाहता है, और वह तो बस शर्म से पानी पानी हो रही थी। तभी उसकी नज़र अपने पेट की ओर जाती है, जहाँ देव के हाथों की हल्दी लगी थी। और अब उसे देव की बात समझ में आ रही थी कि उसने क्यों कहा था कि उसने अपने नाम की हल्दी अपने हाथों से लगा दी थी। पलक के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अब ये देव के हाथों की छुअन थी या देव के दिल से निकली सच्ची बात की। आज पलक और देव के बीच जो खूबसूरत पल थे, वो थी उनकी एहसासों से भरा हल्दी रोमांस। पलक टेरेस से नीचे चली जाती है क्योंकि आज रात मेहंदी और संगीत दोनों थे। रात का वक्त, सब लोग तैयार थे आज रात की मेहंदी और संगीत के लिए। कल शादी थी, इसलिए जो मस्ती करनी थी, जो धूम मचाना था, वो आज ही मचाना था। एक बार फिर सब लोग इकट्ठा थे मेहंदी और संगीत के लिए। अब घर का डेकोरेशन भी अभी के फंक्शन से हिसाब से था। एक बार फिर सब हरे हरे रंग के कपड़ों में तैयार थे और एक बार फिर कोई अपना दिल हारने के लिए तैयार था। आज मेहंदी और संगीत दोनों था। तीनों लड़कियां, माया, आसी और पलक, इन तीनों ने आज एक जैसा लहंगा पहना था, इसलिए पता नहीं चल रहा था कि कौन दुल्हन है और कौन दुल्हन की सखियां। और ये प्लान था माया का। उसका ये आइडिया था कि आज वो तीनों दोस्त एक साथ लहंगा पहने और एक साथ बैठकर मेहंदी भी लगवाएं। वो अपने साथ अपनी दोनों दोस्तों के साथ एक खूबसूरत याद संजोना चाहती थी, जिसमें अपनी शादी की हर रस्म वो तीनों साथ रहें, ताकि जब जिंदगी में वो पल याद आए तो होठों की मुस्कान वापस न जाए। आज तीनों की तीनों बहुत खूबसूरत लग रही थी। किसी की नज़र एक बार जाए तो बस देखता रह जाए। मेहंदी और संगीत का फंक्शन घर के बाहर गार्डन में रखा गया था। सब लोग इकट्ठा हो चुके थे और तीनों दोस्तों के हाथ में मेहंदी वाली मेहंदी लगा रही थी। आसी अब तक सबसे मिल चुकी थी और उसने अब तक वेद को नहीं देखा था, इसलिए वेद के यहाँ होने की कोई खबर भी नहीं थी। तभी वहां पर माया की बहनें, उसकी मामी और चाची की बेटियां संगीत का रंग जमाने लगीं। सब लोग डांस कर रहे थे और खूब मस्ती कर रहे थे। वहीं अब उन तीनों दोस्तों की मेहंदी भी कंप्लीट हो चुकी थी और तीनों ही अपनी मेहंदी को खराब होने से बचाते हुए सबके साथ मिलकर डांस करने लगती हैं। और तभी आसी को किसी का धक्का लगता है, जिस वजह से वो पीछे की ओर गिरने लगती है। वो खुद को नीचे गिरने के डर से अपनी आंखों को बंद कर लेती है, पर कुछ मिनट बीतने के बाद भी जब उसे किसी चोट या दर्द का एहसास नहीं होता है, तो वो अपनी आंखें बंद आंखों को खोलती है। और अब जो चेहरा उसके सामने था, वो देखकर तो आसी की हैरानी बड़ी हो जाती है। आसी को गिरने से बचाने और अपनी बाहों में लेने वाला शख्स कोई और नहीं, वेद था। आसी अपनी आंखों के सामने आज कितने ही दिन बाद वेद को देख रही थी, जिस वजह से उसकी नजरें वेद पर से हटी नहीं रही थी। और आसी को खुद की ओर इस तरह से देखते देखकर वेद के दिल में हलचल होने लगती है और अब वो भी आसी की आंखों में देखने लगता है। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से नजरों से बातें कर रहे थे। दोनों की नजरें एक दूसरे से और बात करते तब तक कोई वहां आ जाता है और आसी को पुकारता है, आसी। वहीं अपना नाम सुनकर आसी एकदम से वेद की पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए ठीक से खड़ी होती है और जल्दी से वहां से निकल जाती है। आसी को खुद से दूर जाता देख वेद को कुछ अधूरा सा लगता है, पर वो जानता था कि आसी की शादी है, शायद इसलिए अब आसी को उसके साथ समय बिताना गवारा नहीं था। वेद भी अब वहां न रुककर उस जगह चला जाता है जहां सबके रुकने का इंतजाम किया गया था। आसी जो वेद के पास से आ गई थी, उसे अब भी अपने साथ वेद की करीबी महसूस हो रही थी। आसी खुद में कहती है, वेद सर यहाँ, वो यहाँ क्यों आए हैं? शायद सबके साथ, लेकिन मुझे नहीं रहना उनके करीब।
अगर उनके करीब रहने की वजह से मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाई तो, मैंने अपनी फीलिंग जाहिर कर दी तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है और ना आगे होगा, इसलिए बेहतर होगा वो जब तक यहाँ है मैं उनके सामने ना आऊँ। हाँ ये ठीक है, मैं सामने नहीं आऊँगी, पर ये कैसे संभव है। शादी का घर है, 100 काम है और माया को हमेशा मैं अपने साथ चाहिए होती है। ऐसे में उनके सामने ना आना कैसे पॉसिबल है। नहीं ये मुश्किल है। लेकिन कल कल ही की तो बात है। कल शादी और फिर सब लोग चले जाएंगे। हाँ आसी, बस कल तक की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। और मैं क्यों ऐसा बिहेव कर रही हूँ जैसे कुछ गलत किया है मैंने। प्यार ही तो किया है। और किया भी कहाँ, बस हो गया। अपने इस प्यार को कभी उनके सामने जाहिर नहीं होने दूंगी। आसी खुद में बड़बड़ा रही थी और इसी तरह आज की यह रात भी बीत गई। आज की सुबह बहुत खास थी सबके लिए। कुछ ऐसा होना था जिसकी एक अलग पहचान बनने वाली थी। आज घर में शादी की सारी तैयारी हो चुकी थी और माया, आसी और पलक पार्लर गई थी तैयार होने। हालांकि आसी को यह सब पसंद नहीं था, पर आज वो खुद से गई थी ताकि इसी बहाने वेद की नज़रों में आने से खुद को रोक सके, जिसमें वो आज सुबह से सफल भी रही थी। वेद ने सुबह से आसी को नहीं देखा था और वो आसी से मिलकर आज किसी भी हालत में माफ़ी मांगना चाहता था। आज कब सुबह से दिन और दिन से शाम का पहर बीता, कुछ पता ही नहीं चला। पता चला तो उसे जिसके हिस्से में किसी का इंतजार आया था। रात का वक्त, माया का घर रात में लाइटों की रोशनी से चमचमा रहा था। घर को देखकर कोई भी कह सकता था कि शादी वाला घर है। सब मेहमान भी तैयार हो चुके थे। इंतजार था तो दुल्हन का। तभी वहां एक कार आकर रुकती है और कार का डोर खुलते ही उसमें से सबसे पहले निकलती है पलक, जो आज हमेशा की तरह प्यारी पर बहुत सुंदर लग रही थी। उसने भी आज मेकअप करवाया था, जिसमें उसका लुक हमेशा से बिल्कुल अलग था। पलक ने आज क्रीम वाइट गोल्डन वर्क का लहंगा पहना था। उसने आज हल्की ज्वेलरी भी कैरी किया था और डार्क रेड लिपस्टिक। पलक आज बहुत खूबसूरत लग रही थी और सबसे पहले कार से पलक बाहर आती है और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो उसके हाथों में एक लड़की अपना हाथ देती है। कार से अपना एक पैर बाहर निकालती है। एक बार फिर सबकी नजरें पलक के हाथों में जिस लड़की ने अपना हाथ रखा था उसकी ओर देखने लगती हैं। यह कोई और नहीं, माया थी। एक बार फिर सबकी नजरें पलक के साथ खड़ी माया पर जाती हैं, जो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। माया माया ने मैरून कलर के गोल्डन वर्क लहंगा पहना था। हाथों में अपने लहंगे से मैचिंग चूड़ियाँ, माथे पर मांग टीका और गले में बंद गले का हार। माया के गोरे रंग पर वो मैरून कलर काफी जच रहा था। कहना गलत नहीं होगा कि आज माया कहर ढा रही थी। सबकी नजरें उन दो खूबसूरत लड़कियों पर ही थी कि तभी माया और पलक एक बार फिर अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं और इस बार फिर दो हाथ आगे बढ़कर माया और पलक के हाथों को थामकर कार से बाहर आती है। ये कोई और नहीं, आसी थी। और आज एक साथ तीन तीन खूबसूरती को देखकर कुंवारे लड़कों की हवा टाइट थी। आखिर एक साथ तीन चांद जो वो लोग एक साथ अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। तभी वहाँ माया की मम्मी और बाकी लेडीज आती हैं और वो माया को देखकर उसकी नज़र उतारते हुए कहती हैं, हमारी दुल्हन आज इतनी सुंदर लग रही है कि पता नहीं कितने लोग नज़र लगा दें। इसकी तो नज़र उतारनी होगी। जमाई राजा तो आज अपनी दुल्हनिया को देखकर बेहोश ही ना हो जाएं। सारी औरतें हंसने लगीं और वहीं माया शर्मा गई। जिस पर पलक कहती है, बिल्कुल, हमारी दुल्हन किसी से कम थोड़ी है। लाखों नहीं करोड़ों में एक है हमारी दोस्त। पलक की बात सुनकर राशि भी कहती है, और क्या, हमारे जीजू के घर वाले चिराग लेकर भी ढूंढते तो ऐसी दुल्हन नहीं ला पाते। तभी तो हमारे जीजू एक नज़र में ही हमारी दोस्त उनको भाग गई। क्यों, है ना माया। आसी माया को छेड़ते हुए मजाक करती है। फिर सभी औरतें कहती हैं, अच्छा बिटिया को अंदर ले चलो सब। शादी से पहले वाली कुछ रस्में हैं वो कर लेते हैं। उन लोगों की बात सुनकर सब माया के सर पर चुन्नी सही से रखकर कहते हैं, बिटिया पूरी शादी तक ये चुनर नहीं हटेगी। अब ये चुनर सिंदूर लगने के बाद ही हटेगा। उन सभी औरतों की बात सुनकर पलक और आसी एक साथ पूछते हैं, ऐसा क्यों आंटी जी। अगर माया का चेहरा चुनर से ढका रहेगा तो वो कैसे देखेगी सब। और जीजू जीजू कैसे देखेंगे माया को। उनकी बात सुनकर सब औरतें हंसते हुए कहती हैं, यही तो रिवाज है, शादी के बाद ही दूल्हा अपनी दुल्हन का चेहरा देखता है। यह भी एक रस्म है। अच्छा अब बातें नहीं, वरना देरी हो जाएगी। ये बोल वो सब औरतें माया को अपने साथ लेकर चली जाती हैं, साथ में आसी और पलक भी। पर आसी कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी
कि उसका पैर अपने खुद के पहने लहंगे में उलझ जाता है, जो ठीक करने के लिए वो रुक जाती है। और आशी को रुकता देखकर पलक कहती है, क्या हुआ, रुक क्यों गई, चल ना, रस्में नहीं देखनी। पलक की बात सुनकर आशी कहती है, अरे शायद लहंगा मेरी पायल में फंस रहा है, तुम जाओ मैं आती हूँ। आशी की बात सुनकर पलक कहती है, ऐसे कैसे, साथ चलेंगे ना। जिस पर एक बार फिर आशी कहती है, अरे यार पलक तू जाना, मैं आती हूँ। माया देखेगी हम दोनों में से कोई उसके साथ नहीं तो गुस्सा हो जाएगी। कोई एक तो उसके साथ होना चाहिए, इसलिए कह रही हूँ तुम जाओ, मैं बस इसे ठीक करके आती हूँ। आशी की बात पलक को भी सही लगी, इसलिए वो कहती है, ठीक है जल्दी आना। यह कह वो चली जाती है और इधर आशी झुककर अपने लहंगे को देखने लगती है। आशी अपने पैर की पायल ठीक करने लगती है। आशी आशी ने भी इस वक्त माया की तरह और पलक की तरह ही लहंगा पहना था, और उसने लाल और गोल्डन लहंगा पहना था जो उसके गोरे रंग पर बहुत जच रहा था। आशी ने भी इस वक्त मेकअप किया था, और उस पर से उसके चेहरे पर सबसे ज्यादा शोभा बढ़ा रही थी उसकी नथ। आशी अपनी पायल ठीक कर रही थी और इस बात से अनजान कि उसका आज का यह लुक किसी की धड़कनों को रोक रखा है। वेद जो देव के साथ आ रहा था, आसी और पलक को देखकर दोनों भाइयों के कदम रुक गए और एकटक अपनी अपनी बालियों की ओर मधोसी से देखने लगे। उनकी नजरों से उनके लिए इस वक्त उन दोनों से खूबसूरत कोई नहीं था। तभी पलक को वहां से जाते देखकर देव भी जल्दी से वहां से निकल जाता है अपनी बाली के पीछे, और रह जाता है अपने धड़कते दिल के साथ वेद। खूबसूरत है या वो चांद खूबसूरत, उस चांद में तो दाग है, तेरी खूबसूरती बेदाग है। वेद अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है और एकटक आसी की ओर देखने लगता है, और आसी की ओर देखकर वो उसकी ओर अपने कदम बढ़ाता है कि एक बार फिर उसके सामने वही लड़का आ जाता है जिसके साथ उसने आसी को पहले भी देखा था। और एक बार फिर आसी को उस लड़के से बात करते देखकर वेद को बुरा लगा, पर करता भी क्या, इसलिए वो वहां से चला गया। आसी भी उस लड़के से कहती है, आपका काम हमने कर दिया, अब जाइए। आसी की बात सुनकर वो लड़का खुश होकर कहता है, सच्ची थैंक यू आसी, यू आर द बेस्ट। और ये बोलकर वो आसी के गले लग जाता है, और आसी भी मुस्कुरा देती है। और वेद जाते जाते आसी और उस लड़के को इतने खुशी से गले लगे देख लेता है, और उसे अपने दिल में कुछ टूटता सा महसूस होता है, जैसे कोई उसकी प्यारी और अजीब चीज उससे दूर जा रही है। और वो सब देखते हुए और जानते हुए, समझते हुए कुछ नहीं कर पा रहा, और ये फीलिंग वेद को अंदर से तोड़ रही थी। उसे अपने सामने आसी का किसी से इतना खुलकर बात करना, मिलना, गले लगना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, पर रोकता भी किस हक से। अब उसका कोई हक नहीं था आसी पर। माया की शादी की सारी रस्में हो रही थीं, और इधर आसी के वहां पहुंचते ही कुछ औरतें आसी को भी माया के पास बैठाकर कुछ रस्में करने लगती है। खुद के साथ रस्मों को होते देखकर आसी हैरान थी। माया का समझ आ रहा था, क्योंकि वो दुल्हन थी और आज उसकी शादी थी, पर उसके साथ क्यों, और इसलिए वो माया की मम्मी से ये बात पूछ लेती है। जिस पर वो आसी को कहती हैं, कुछ रस्में दुल्हन की कुंवारी सहेलियों के साथ भी किया जाता है, ताकि जल्दी से उनकी भी शादी हो जाए। कुंवारी, खुद के लिए कुंवारी शब्द सुनकर आसी को अपनी और वेद की शादी याद आती है। बेशक वो शादी भी पेपर पर एक साइन के साथ हुई थी, और उनका डिवोर्स भी एक पेपर पर साइन से। शादी जैसे भी हुई, बेशक ना कोई मेहमान, ना रस्में, ना अग्नि, पर शादी हुई थी, ये सच था, और ये सच वो कभी नहीं बदल सकती थी। आसी माया की मम्मी से कहती है, पर मैं ही क्यों आंटी, पलक पलक भी तो है, तो आप उसके साथ भी तो ये रस्में कर सकती हैं। मेरा मतलब, आसी आगे कुछ कहती, दादी माँ आगे आते हुए कहती हैं, क्योंकि माया के हाथों में पहनी कलीरें तुम पर गिरी थी, जिसका मतलब अगला नंबर तुम्हारा, इसलिए रस्में तुम्हारे साथ हो रही हैं, और रस्मों के बीच बोलना गलत बात है। दादी माँ की बात सुनकर आसी अब कुछ नहीं कहती, पर खुद के साथ हो रही रस्मों को देखकर उसे अजीब लग रहा था। और तभी वहां वेद आया, और माया और आसी के साथ रस्में होते देखकर वो समझ गया कि आसी और माया की शादी से जुड़ी रस्में हैं। कुछ देर बाद माया की बारात दरवाजे पर आई, और बारात के स्वागत के बाद बारी थी मंडप में दूल्हा और दुल्हन के बैठने का। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, और माया को एक लड़के के बगल में आकर बैठाया गया। यह वही लड़का था जिसे एक बार माया और आसी के साथ क्लब में भी देखा गया था। माया को अपने बगल में बैठे देखकर वो लड़का थोड़ा झुककर कहता है, लगता है आज तो चांद जमीन पर उतर आया है। जिस पर माया अपने घूंघट के नीचे से कहती है, और इस चांद को देखने के लिए इस बादल को इंतजार करना होगा। माया की बात सुनकर वो कहता है, बिल्कुल करेंगे, बस इंतजार का फल मीठा होना चाहिए।
और इस बार माया शर्मा गई और उन दोनों की शादी के मंत्र पढ़े जाने लगे। इधर वेद के हिसाब से आसी मंडप में होगी अपने होने वाले हस्बैंड के साथ, और वो आसी को किसी और के साथ नहीं देख सकता था, जिस वजह से वो उस जगह आया ही नहीं जहाँ शादी हो रही थी। वो वहाँ से सीधा बाहर आ गया और वो आगे बढ़ता कि उसके बढ़ते कदम रुक गए, क्योंकि उसके सामने इस वक्त फिर एक बार वही लड़का था जिसे उसने कितनी बार आसी के साथ देखा था। वेद वहां से जाने लगता है, पर कुछ सोचकर उसके कदम फिर से रुक जाते हैं। उसे तो इतनी देर से यही लग रहा था कि यह लड़का ही आसी का होने वाला पति है, और आसी कितना खुश थी और करीब भी। ये सब सोच वेद का दिल दुखी हो जाता है। फिर वो सोचता है, आसी की तो आज इस लड़के के साथ शादी है, फिर ये लड़का यहाँ है तो आसी की शादी। वो इससे आगे कुछ सोचता है कि उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि इस बार वो लड़का एक लड़की को गले लगाए हुए था, और फिर उस लड़की से थोड़ा दूर होकर उस लड़की के फोrehead पर किस कर के घुटनों के बल बैठा था, जैसे वो लड़का उस लड़की को प्रपोज कर रहा था। और लड़की भी खुश होकर उस लड़के के हाथ में अपना हाथ दे देती है। ये सब देखकर वो बेद हैरान रह जाता है। बेद को लगता है कि ये लड़का आसी को धोखा दे रहा है और आसी की फीलिंग के साथ खेल रहा है। आसी को कोई धोखा दे रहा है, सोच भरी काफी था बेद को गुस्सा दिलाने के लिए। इसलिए बेद बिना देरी किए उस लड़के के पास जाकर उसे उसके कॉलर से पकड़कर कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई आसी को धोखा देने की? हाँ बोल, कितना भरोसा करती है वो तुझ पर, और तू यहाँ किसी और के साथ मिलकर उसके भरोसे को तोड़ रहा है। बेद अपने गुस्से में पता नहीं और क्या क्या कहता है, जिस पर वो लड़का पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, पर बार बार बेद के मुंह से आसी का जिक्र सुनकर उस लड़के को इतना तो समझ आ गया था कि उसके सामने जो लड़का है उसे उसके और आसी को लेकर गलत समझ रहा है। जिस पर वो बेद से कहता है, हे रुको यार, मुझे नहीं पता कि तुमको क्या लगता है और क्या समझा, पर बता रहा हूँ कि जो समझा गलत समझा। उस लड़के की बात सुनकर वेद कहता है, अच्छा मतलब तू आसी को धोखा नहीं दे रहा? तो ये क्या है, आज तेरी और आसी की शादी है और तू यहाँ बाहर किसी और लड़की के साथ? वेद की बात पूरी होती उससे पहले ही वो लड़का वेद को आगे बढ़ता देखकर बोलता है, हे बेटे मिनट, क्या शादी धोखा? और कौन सी शादी? देखो मुझे पक्का विश्वास है कि तुमको सिर्फ गलत फहमी नहीं, बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। और आज शादी है, पर मेरी और आसी की नहीं, मेरी बहन माया की। और मैं क्यों आसी से शादी करूंगा यार, जब मैं उसे अपनी बहन मानता हूँ। और ये जो लड़की है, ये है मेरा प्यार, जिसे मुश्किल से मैंने आज पाया, और वो भी अपनी बहन आसी की वजह से। वो ना होती तो आज ये भी मेरे साथ ना होती। सारा प्लान मेरी आसी का था और तुमने गलत फहमी में सब खराब कर दिया। अब उसे फिर से मनाओ क्या यार? पहले बात जानो फिर बोलो। और ये बोल वो लड़का उस लड़की की तरफ भागता है जो वेद की बातें सुनकर उस लड़के से नाराज होकर जा रही थी। और वहीं वेद को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने जो आसी को इस लड़के के साथ बार बार देखा, वो देखकर ही उसे गलत फहमी हुई कि आसी और ये लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं। वेद को अपनी सोच पर हंसी और गुस्सा दोनों आ रहा था, पर खुश था कि आसी इस लड़के से प्यार नहीं करती। और तभी याद आता है कि पलक ने कहा था कि आसी की शादी है, और फिर आसी के साथ भी रस्में हो रही थी। वेद जल्दी से जिस जगह शादी होने जा रही थी वहां भाग कर जाता है, क्योंकि अब उसे सच्चाई जाननी थी कि हो क्या रहा था। उसके दिमाग में पलक का आसी की शादी का कार्ड देना और अभी आसी के साथ रस्में होते देख, ये सब याद आते ही वेद को अब सारा सच जानना था, जिस वजह से वो भागकर उस ओर जाता है जिस तरफ शादी हो रही थी। वेद उस जगह पहुंचते ही देखता है कि वहां बस एक मंडप लगा था, जहाँ माया घूंघट में बैठी थी अपने दूल्हे के साथ। और ये माया के लहंगे से ही वेद माया को पहचान गया था। वेद की नजरें बेसब्री से आसी को खोज रही थी। उसे आसी से मिलना था, बात करनी थी, और अपनी गलती की भी माफी मांगनी थी। वेद अपनी बेचैन नजरों से आसी को खोज रहा था, पर आसी तो जैसे सोच चुकी थी कि वेद की नजरों के सामने नहीं आएगी। वहीं वेद की बेचैन नजरों को देखकर दादी माँ और शालिनी जी कहती हैं, अब वक्त आ गया है कि वेद को एहसास दिलाया जाए कि वो आसी को छोड़कर कितनी बड़ी गलती कर चुका है, और किस्मत ने एक मौका फिर दिया है उसे। दादी माँ शालिनी जी की ओर देखकर कहती हैं, आप जाएंगी शालिनी, या हम जाएं? वैसे हम चाहते हैं आप जाएं, और जो अपनी गलती से हम बहुत कुछ खो चुके हैं उसे ठीक करें। यही ना माँ जी? शालिनी जी की बात सुनकर दादी माँ अपना सर हाँ में हिलाती हैं, तो शालिनी जी कहती हैं, हम भी थक चुके हैं माँ जी, इस झूठी नफरत की आग में जलते जलते। गलती हमारे पति और वेद की माँ ने की थी, इसमें वेद की गलती ना होते हुए भी
हमने बेद को गुनाहगार माना, उससे नफरत की। यहाँ तक क्या कुछ नहीं कहा, माँ कहने का हक तक नहीं दिया उसे, पर उसने कभी हमसे किसी बात का गिला नहीं किया। जो कहा वो करा, और देव के लिए एक पिता, एक बड़े भाई का हर फर्ज अदा किया। और आज हमारी बारी है कि अपने बड़े बेटे की जिंदगी में खुशियां लेकर आए, जिस पर उनका हक है। दादी माँ सालनी जी की बात सुनकर कुछ नहीं कह पाती हैं, क्योंकि सालनी जी की आंखों में उन्होंने पछतावा देखा था, जो सच्चा था। वेद अब भी आसी को खोज रहा था, पर आसी नहीं मिलती। और तभी एक आवाज उसे पीछे से आती है, वेद। ये आवाज बहुत जानी पहचानी थी वेद के लिए, और अपना नाम उस शख्स के मुंह से सुनना वेद के लिए बड़ी बात थी। वेद एकदम से पीछे पलटता है तो अपने सामने शालिनी जी को देखता है, और वेद शालिनी जी को वहां देखकर बहुत हैरान था। फिर कहता है, आप देव को ढूंढ रहे हैं? मैं अभी देखता हूँ वो कहाँ है। आप परेशान मत होइए। वेद अपनी बात बोलकर वहां से जाने लगता है, और वेद को जाता देखकर शालिनी जी पीछे से कहती है, हाँ लेकिन मैं आज अपने छोटे बेटे नहीं, बड़े बेटे से मिलने आई हूँ। क्या मुझे मेरा बड़ा बेटा मिल सकता है? क्या आज एक माँ अपने बेटे से मिल सकती है? शालिनी जी की बातें सुनकर वेद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो बस हैरानी से शालिनी जी की ओर देख रहा था। वही वेद को अपनी ओर इस तरह से देखते देखकर शालिनी जी कहती हैं, क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा ना? पर ये सच है, मैंने अब तक तुमसे उस बात के लिए नफरत करती रही जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम हमेशा खुद से पहले हमारे लिए सोचते रहे, और बदले में मिला नफरत, नाराजगी, गुस्सा। मैंने तुमको बस यही सब तो दिया। पर आज एक माँ अपना बेटा चाहती है, अपना पूरा परिवार एक साथ देखना चाहती है। मिलेगा मुझे मेरा बेटा, मेरा परिवार? शालिनी जी ये सब कहते वक्त उनकी आंखें नम हो चुकी थीं, और उनकी नम आंखों को देखकर वेद की आंखें भी नम हो गईं, और वो शालिनी जी के गले लगकर कहता है, ये बेटा हमेशा से ही आपका था और है माँ। इस पल का मैंने कितना इंतजार किया था, जब आप मुझे अपना बेटा कहकर बुलाएं। और सच कहूँ तो मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी, पर आज उस ऊपर वाले को मुझ पर दया आ गई, जो मुझे माँ दे दी। वेद की बातें सुनकर शालिनी जी कहती हैं, भगवान के साथ उस लड़की की वजह से भी ये सब संभव हुआ है, जिसने मुझे समझाया कि परिवार क्या है, और तुम कितने जरूरी हो इस परिवार के लिए। जानते हो, आसी ने घर से जाते वक्त भी खुद के लिए नहीं, तुम्हारे लिए मांगा कि मैं तुमसे अपनी नफरत भूलकर अपनी ममता दिखाऊं, एक माँ का प्यार दूं। और हमने उस बच्ची को क्या दिया? दुख, दर्द। वेद, मैं ये नहीं कहती कि तुमने गलत किया, पर हमने अपने परिवार के अच्छे के लिए सोचकर तुमने उस भली बच्ची के साथ जरूर जाने अनजाने गलती कर दी। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम उस गलती को सुधारो। जो शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के तौर पर हुई थी, तुम उसे पूरी दुनिया के सामने अपने नाम का सिंदूर लगाकर, अपनी पत्नी बनाकर, मेरी बहू बनाकर, आशी को हमारे घर की बहू बनाकर लेकर आओ। मैं एक सास बनकर उसका गृह प्रवेश करूं, और एक माँ बनकर उस बच्ची को माँ का प्यार दूं। क्या मैं अपने बेटे से इस बात की उम्मीद कर सकती हूँ कि वह मेरा बेटा मेरी ये ख्वाहिश पूरी करेगा? शालिनी जी की बात सुनकर वेद को एहसास होता है कि उसने सच में आसी के साथ कितना गलत किया, जो उसके घर से जाते जाते भी उसके लिए सोची। वेद को अब आसी चाहिए थी, और वो शालिनी जी से कहता है, आप तैयारी कीजिए माँ, अपनी बहू के स्वागत का, आज और इसी मंडप में। आज मैं सबके सामने ना उससे अपनी गलती की माफी मांगूंगा, बल्कि हर जन्म के लिए उसका साथ भी मांगूंगा। वेद शालिनी जी के पैर छूकर कहता है, बस आपकी बहू मुझे माफ कर दे। और ये बोलकर वो आसी को ढूंढने चला जाता है। और शालिनी जी कहती हैं, बिल्कुल, मेरी बच्ची बहुत समझदार है। आज मैं अपनी बेटी, अपनी बहू को साथ लेकर जाऊंगी, मुझे विश्वास है। शालिनी जी से बात करके वेद आसी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और इधर माया की शादी की रस्में चल रही थी। सब लोग शादी की रस्में देखने में बिजी थे, और वेद अपनी आसी को ढूंढने में। काफी ढूंढने पर भी उसे आसी नहीं मिलती है, तो वो परेशान होकर खुद से कहता है, ये लड़की आखिर गई कहाँ? एक जगह टिकना नहीं होता। उधर उसकी दोस्त की शादी हो रही है, और इन मैडम का कुछ पता ही नहीं। वेद खुद में बड़बड़ाते हुए जैसे ही पलटता है, वो किसी से टकरा जाता है, और वो इंसान जो अपने हाथों में फूलों की टोकरी लेकर आ रही थी, जिसमें फेरों के वक्त दूल्हा दुल्हन के ऊपर डालने के लिए गुलाब और गेंदे के फूल थे, वो सारे फूल टक्कर की वजह से वेद और उस लड़की दोनों के ऊपर गिरने लगते हैं। वो लड़की जो कोई और नहीं, आसी थी। वो इस सबको देखकर हैरान नजरों से देख रही थी। वही वेद, जिसकी नजरें उन फूलों की ओर से आसी के चेहरे पर नजरें जा चुकी थी, वो जिसे इतनी देर से ढूंढ रहा था, वो लड़की उसके सामने थी।
जो इन फूलों के बीच किसी फूल से कम नहीं नजर आ रही थी। अब तक आसी की भी नजरें बेद पर जा चुकी थी और अब बेद और आसी दोनों अपनी खोई सी नजरों के साथ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वहीं आसी को कुछ याद आता है, जो याद आते ही आसी वहां से जाने लगती है और आसी को इस तरह से जाते देखकर बेद झट से आसी की गलाई पकड़ लेता है और इस एहसास से आसी आगे तो नहीं बढ़ पाती पर पीछे भी नहीं पलटती है और आसी को इसी तरह खड़े देखकर बेद कहता है, जानता हूँ जो गलती मैंने की वो माफी के काबिल नहीं। जानता हूँ जो मैंने किया तुम्हारे साथ वो माफी के काबिल नहीं। जानता हूँ मेरा तुम्हें बिना बताए छोड़कर जाना और फिर एक फोन ना करना मेरी गलती है, जो माफी के काबिल नहीं। डिवोर्स पेपर पर देखने के बाद भी तुमसे मिलकर बात नहीं की, माफी नहीं मांगी, मेरी गलती है, जो कहीं से भी माफी के काबिल नहीं। वेद की बातें आसी की आंखों में नमी ले आती हैं पर कहती कुछ नहीं है और वहीं आसी को अभी चुप देखकर वेद फिर कहता है, पर सच कहता हूँ नहीं, मेरे घर में तो अधूरापन सा लगता है। तुम्हारी आहट, तुम्हारी आवाज नहीं, मेरे नहीं, हमारे कमरे में तो एक सूनापन सा लगता है। पहले नहीं जान पाया पर अब मानता हूँ। अब तुम्हारे मेरे करीब ना होने पर मेरा दिल धड़कना बंद कर देता है। जानता हूँ गलतियां इतनी है कि माफी के मैं काबिल नहीं, पर एक बार माफ कर दो। सच कहता हूँ तुम्हारे दिल से हर दुख मिटाकर खुशी ना भर दी तो कहना। जिस दिल को दुखाया उसमें अपने एहसास ना भर दिए तो कहना। अगर अपने प्यार से तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा दामन ना भर दिया तो कहना। प्यार, ये शब्द सुनकर आसी एक झटके से पलटती है तो वेद उसे अपने घुटनों के बल बैठा मिलता है और आसी जैसे ही कुछ कहने को होती है वेद कहता है, कुछ मत कहो प्लीज, आज मुझे कहने दो। तुम भी जानती हो मैं अपनी फीलिंग जाहिर नहीं कर पाता। आज बहुत हिम्मत की है तो एक मौका चाहता हूँ। जानता हूँ मुश्किल है पर एक बार और विश्वास करो मुझ पर। वादा करता हूँ ना हाथ छूटेगा ना साथ, बस जिंदगी बीतेगी हर पल हर लम्हा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ। क्या करोगी बस एक बार और विश्वास, और कर पाओगी मुझे माफ। बहुत करता हूँ तुमसे प्यार, इसलिए कर दो इस नाचीज को बस एक बार माफ। नहीं तोड़ूंगा अब कभी दिल तुम्हारा, बस एक बार और कर लो विश्वास। वेद के शब्दों को सुनकर तो आसी कुछ कह ही नहीं पाई थी। जो वेद हमेशा कम से कम शब्दों में अपनी बात कह दिया करता था, आज उसने अपने दिल के एहसास उसके सामने रखे थे। कह दिया था कि वो भी उससे प्यार करता है और ये सुनकर आसी के आंसू उसकी आंखों से बहकर गालों पर लुढ़क आए और वो वेद का हाथ थाम उसे खड़ा करके कहती है, बस आखिरी बार कर रही हूँ आप पर विश्वास, क्योंकि ये दिल भी करता है आपसे बेशुमार प्यार। आज आसी और वेद ने अपने प्यार का कन्फेक्शन किया था और दोनों की आंखों में नमी थी। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और ये होते ही वहां तालियों की आवाज से वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। जहाँ सब लोग खड़े उन दोनों के प्यार के इकरार का गवाह थे। सब बहुत खुश थे और सबको देखकर आसी हैरान थी और वो कुछ कहती वेद उसे अपने एक साइड से बाहों में लेते हुए कहता है, हाँ शादी की तैयारियां कीजिए, आपकी ख्वाहिश आज ही पूरी होगी। आसी तो हैरान होकर वेद की ओर देखती है तो वेद आसी के माथे को चूमकर कहता है, अब ना कोई दूरी ना नाराजगी, बस प्यार बेशुमार। मंडप के नीचे माया अपने दूल्हे के साथ एक साइड खड़ी थी। उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, जिसका मतलब था उसकी शादी हो चुकी। और अब वहीं दो दुल्हन बैठी थी अपने अपने दूल्हे के साथ और ये दो जोड़ियां थी वेदासी वेदांशी और देव पलक की। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और दोनों जोड़ियां एक दूसरे का हाथ थामकर पूरी जिंदगी साथ बिताने के वचन ले रही थी। कुछ देर बाद ही फेरे और फिर सिंदूर और मंगलसूत्र की बारी आती है। वेद अंगूठी से सिंदूर लेकर आसी की मांग भर उसके गले में अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाता है और इस एहसास से आसी की आंखों से आंसू की एक बूंद गिर पड़ती है, जो खुशी के आंसू थे। और आसी की आंखों में आंसू देखकर वेद बेचैन होकर आसी से इशारों में उस आंसू की वजह पूछता है, जिसे आसी मुस्कुराकर कहती है, आज फाइनली हमारी शादी किसी पेपर पर नहीं, पूरे रीति रिवाज से हुई है। आसी की बात सुनकर वेद को बुरा लगता है, उसने जो कुछ पहले किया। फिर आसी से कहता है, पर अब हर पल खुशी का होगा ये वादा है, ना दुख ना खुशी के आंसू होंगे, बस खुशियां होंगी। आसी मुस्कुरा देती है वेद की बात सुनकर। देव भी पलक की मांग पर उसके गले में मंगलसूत्र पहनाता है और अब बारी थी कन्यादान की। आसी की आंखें छलक आती हैं कि कौन करेगा उसका कन्यादान। और तभी एक हाथ बढ़कर उसकी ओर आता है
आसी अपना सिर उठाकर देखती है जहाँ आसी के ताऊजी थे। उनको देखकर आसी हैरान थी। ये देखकर आसी के ताऊजी कहते हैं, अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं, पर अब इस बार अपना फर्ज निभाना चाहता हूँ जो आज से पहले नहीं निभाया। तेरा पिता मैं हूँ और तू मेरी बेटी। अब यही सच्चाई है जो कभी नहीं बदलेगी। ये बोल वो आसी का कन्यादान करके बेर से कहते हैं, कहने की जरूरत तो नहीं, फिर भी एक बाप के नाते कहता हूँ, मेरी बेटी को इतनी खुशियां दीजिएगा कि अपने बीते दिनों के हर गम भूल जाए। वेद भी अपनी पलकों को झपका देता है। अब दोनों जोड़ियां सभी बड़ों का आशीर्वाद लेती हैं और सब लोग उनको हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। अब आसी और वेद से रहा नहीं जाता और वो पूछ लेते हैं कि क्या वो सब लोग पूरी तैयारी से आए थे और उसकी और आसी की शादी करवा कर रहेंगे। उन दोनों की बात सुनकर सब लोग हंस पड़ते हैं, जिससे वेद अपनी आईब्रो उचकाते हुए पूछता है, और इसमें कौन सब शामिल थे। जिस पर सबसे पहले दादी माँ आगे आती हैं, फिर शालिनी जी, फिर देव और पलक, और उसके बाद माया, और फिर माया की फैमिली, और सबसे बाद में आसी के ताऊ जी। इतने सारे लोगों को उन दोनों को एक करने के लिए मिले होने का सुनकर वेद और आसी हैरान थे। और अब वो दोनों एक साथ कहते हैं, कौन कहता है परिवार कुछ नहीं, अगर परिवार मिलकर कुछ करे तो किस्मत बन सकती है, जैसे हमें हमारी किस्मत दी। इतने प्यारे परिवार का ऊपर वाले का दिल से शुक्रिया। सब लोग खुश थे। आज सबको अपना अपना जीवन साथी मिल गया था, और सबसे ज्यादा सब लोग खुश थे वेदांशी के लिए, जिनको आज उनका परिवार मिल चुका था। आज पूरी दुनिया के सामने वेदांशी एक हो गए थे, हमेशा हमेशा के लिए। आज ना कोई कोर्ट था और ना कोई 6 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और ना झूठी शादी। आज था तो बस दो दिल और उनके सच्चे एहसास। दोनों को उनकी खुशियाँ, उनका सच्चा प्यार। आज कोई मुकम्मल मोहब्बत की अधूरी दास्तान नहीं थी, बल्कि था तो सच्चा साथ, सच्चा इश्क जो पूरा हुआ था, जो आज पूरे रीति रिवाजों से पूरी दुनिया के सामने इश्क की अधूरी दास्तान मुकम्मल बन चुकी थी। दी एंड।